हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 11वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और हम ये पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर की हर एक लाइन, पॉइंट, वर्ड, जो भी आपके बॉक्सेस होंगे वो भी सारे के सारे इस नोट्स में मैंने कवर करवा रखे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, चलो जी अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बट उससे पहले मैं ये बता दूं, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 की वीडियो है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, यानी लेखन कला और शहरी जीवन, उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी नोट्स के साथ है। बहुत सारे बच्चों को वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने बोला कि सर जल्दी से तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य की भी चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दो। तो ये रही जी वीडियो आपके सामने। चलो जी अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है जी तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। वैसे तो बच्चों को महाद्वीपों का मतलब पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। जो बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन का टुकड़ा होता है ना, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि यूरोप एक महाद्वीप है, एशिया एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। तो बहुत बड़ी ज़मीन का जो टुकड़ा होता है उसको कहते हैं महाद्वीप। और साम्राज्य आपको पता ही है, एक राजा जिस जिस एरिया पे, बहुत बड़े एरिया पे जिस पे भी वो कब्जा करता है उसको साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे मुगल साम्राज्य, तो मुगल ने जिस एरिया पे कब्जा कर रखा था वो उसका साम्राज्य था, है ना। पृथ्वीराज चौहान जी का जो साम्राज्य था, है ना, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था, तो ऐसे साम्राज्य हुआ करते थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जो तीन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। सर ऐसा कौन सा साम्राज्य जो तीन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो जी उस साम्राज्य का नाम है जी रोमन साम्राज्य, ठीक है। अगर आज की बात करें ना, तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों के अंदर हमारा रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। और इस चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि और कौन कौन से रोमन साम्राज्य के पड़ोसी में कौन कौन से साम्राज्य थे, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, खिलाफत के बारे में, अर्थव्यवस्था कैसे चलाते थे, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जैसे कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में, यानी लेखन कला और शहरी जीवन में, जब हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा था कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। वैसे ही इस चैप्टर के अंदर भी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि रोमन साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, क्योंकि देखो बहुत पुरानी बात है, रोमन साम्राज्य बहुत पहले था, तो हमें पता कैसे चला रोमन साम्राज्य के बारे में? तो पहले तो हमें बहुत सारी पाठ्य सामग्री मिली, बुक वगैरह जो लिखी हुई थी बहुत पुराने समय की, उससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चला। प्रालेख और जो दस्तावेज मिले उनसे हमें पता चला रोमन साम्राज्य के बारे में। और भौतिक अवशेष, यानी उस समय की जो इमारतें थी, सिक्के थे, बर्तन थे, उनसे भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चला। ओके। और जैसे कि हमने बात करी पाठ्य सामग्री, तो पाठ्य सामग्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिससे हमें रोमन साम्राज्य की जानकारी मिली, वो थे वृष वृत्तांत। अब ये वृष वृत्तांत क्या होते थे? कि समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, यानी बहुत जो पुराने लोग होते थे ना, है ना, तो वो जो किताबें लिखते थे ना, उनसे हमें बेसिकली पता चला रोमन साम्राज्य के बारे में, पूरे वर्ष के बारे में वो लिखते थे। मैं समझाता हूँ। रोमन काल में कुछ ऐसे अमीर अमीर लोग थे, ठीक है। वो क्या करते थे कि बुक्स वगैरह लिखते थे, और उन्हीं बुक्स को, वही बुक हमें मिली है क्योंकि वो उस समय की बुक थी, तो उसमें उस समय के बारे में लिखा हुआ था। तो आज हमारे लिए वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम आज जान पाए हैं कि पुराने समय में क्या होता था, सिर्फ उन वृष वृत्तांत की वजह से, ठीक है जी। तो वृष वृत्तांत से भी हमें जानकारी मिलती है। और मैं बता दूं, उस समय जो भी हमें दस्तावेज जो ज़्यादातर मिले थे ना, वो पेपाइरस, पेपाइरस यानी एक तरह का पेड़ होता है, ठीक है। उससे क्या बनाया जाता है, बेसिकली पेज बनाए जाते थे और उस पर लिखा जाता था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये पेपाइरस का बेसिकली पेड़ से बना हुआ वो है, ये पेज है। तो ऐसे पेपाइरस के जो पेड़ थे उन पे लिखा वगैरह जाता था। देखो यही बात लिखी हुई है, दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपाइरस पेड़ों के पत्ते, जो पत्ते होते थे उनके आदि पर लिखी जाती थी, पांडुलिपि के रूप में मिलते थे। मतलब पांडुलिपि के रूप में जो पेपायरस के पत्तों पे जो भी लिखी जाती थी ना, वो हमें बहुत पांडुलिपि के तौर पे मिली है, मतलब बहुत पुरानी मिल चुकी है। अब हमें पेपायरस के पत्तों पे जो भी लिखी जाती थी, पुराने जो भी अभिलेख थे, वो हमें आज मिले हैं, ठीक है। चलो अब पेपायरस होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक सरकंडे जैसा पौधा होता है, ठीक है, घास जैसा ही होता है। आप कभी सर्च करना पेपायरस, जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, ठीक है। और ये जो मिस्र है वो बेसिकली कौन से उसमें पड़ता है, महाद्वीप में, आप बताना। अब देखो इतना हमें पता है कि जो हमारा रोमन साम्राज्य है वो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो उन्हीं तीन महाद्वीपों के अंदर होगा हमारा मिस्र। यस और नो? मिस्र यानी इजिप्ट। तो अब मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मिस्र हमारे कौन से महाद्वीप के अंदर था, ठीक है या है।
तो मिस्र में जो नील नदी थी ना, उसके किनारे ये पेपायरस का पौधा जो था वो उगा करता था और इससे ही लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, पेजेस वगैरह तैयार किए जाते थे। और आज जो लोग पेपायरस के पत्तों के बारे में और उनके जो पेजेस होते हैं उनके बारे में जो पढ़ते हैं और उनकी जो पुरानी जो लिखी हुई थी उनको समझते हैं, पेपायरस के पत्तों पे जो भी चीज़ लिखी जाती थी और ये सारी की सारी चीज़ें, तो उनको जो पेपायरस शास्त्री कहा जाता था, पेपायरस शास्त्री को इंग्लिश में कहा जाता है पेपायरोलॉजिस्ट। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो, तो मतलब हमें समझ आ गया है कि रोमन साम्राज्य कौन कौन से एरिया में फैला हुआ था और रोमन साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। एग्जाम में वृक्ष वृत्तांत और पेपायरस के बारे में अलग से पूछा जा सकता है कि पेपायरस के पत्ते कहाँ पर मिलते थे, तो पेपायरस के पौधे हमें मिस्र की नील नदी के किनारे मिला करते थे। ठीक है, अब रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सर रोमन साम्राज्य तो अभी अभी आप बोला था आपने कि चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो सर ये ईरान साम्राज्य कहाँ से आ गया? बच्चे ईरान साम्राज्य के बारे में इसलिए आ गया क्योंकि रोमन साम्राज्य जो था ना वो तो बहुत बड़े इलाके में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, बट रोमन साम्राज्य के ही पड़ोस में एक और साम्राज्य था ईरान साम्राज्य। वहाँ के लोगों से रोमन साम्राज्य की लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत ईरान साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रोमन साम्राज्य की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री, तो बेसिकली 2 टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। एक है तीसरी शताब्दी। ठीक है जी, ध्यान से मेरी बात सुनना। तीसरी शताब्दी से पहले का जो टाइम होता था ना, उसके बारे में हम अलग इतिहास पढ़ेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तीसरी ईसा पूर्व था ना वो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो तीसरी शताब्दी, हाँ ठीक है, ओके। तो तीसरी शताब्दी से जो पहले का इतिहास है, ठीक है, उसको हम कहते थे पूर्ववर्ती इतिहास। ठीक है, पूर्ववर्ती साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से पहले कुछ और सिस्टम था और बाद का कुछ और सिस्टम था। तो हम तीसरी शताब्दी से पहले के टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे और बाद के टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर ये बात समझ नहीं आई ना तो डोंट वरी, अभी आ नहीं रहा, बस मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे आएगा, तो आगे आएगा जब मैं आगे भी समझा दूंगा। बट अभी बस इतना याद रखो कि रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं और रोमन साम्राज्य के पास में ही जो बसा हुआ था वो था ईरान साम्राज्य। ठीक है जी, देखो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध में यानी 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, अफ्रीका और मध्य जो पूर्व है वो दो सशक्त साम्राज्य का शासन था। रोम का, ये रोम लिखा हुआ है, ठीक है, रोम साम्राज्य का और ईरान साम्राज्य का। तो मतलब ये बता रखा है कि ईसा मसीह का जन्म मैंने आपको बताया था 0 में हुआ था और वहां से लेकर 660 तक, 630 तक, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना हमारा, है ना, तो ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, इसमें इस टाइम में हमारे यूरोप में, अफ्रीका और मध्य पूर्व वाले इलाके में है ना 2 सशक्त साम्राज्य थे। एक तो ईरान आपको पता ही है, सॉरी एक तो रोम आपको पता ही है और ईरान साम्राज्य भी था। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट लाइन वही लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों साम्राज्य के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर थे और लड़ते रहते थे। दोनों साम्राज्य एक दूसरे से बिल्कुल ही पास थे, सटे हुए थे। ठीक है, उन्हें भूमि की एक पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। मतलब बेसिकली एक भूमि का एक एरिया, यानी फरात नदी उसके पास बहती थी, तो फरात नदी का यहाँ पर रोम था और आप कह सकते हो फरात नदी के इस तरफ जो था वो ईरान साम्राज्य था। ठीक है जी, तो बेसिकली एक भूमि की एक पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी। अच्छा, फरात नदी, अभी पिछले वाले चैप्टर में आपने फरात नदी भी सुना होगा। ठीक है, जो हमारा मेसोपोटामिया था ना वो 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था, एक तो फरात, दूसरी रिवर का नाम आपको नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चे। और अगर आपको ये नहीं पता तो चैप्टर जो हमारा सेकंड है वो पहले देख कर आना। ओके, चलो अब रोमन साम्राज्य के हम विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य, अभी हमने बेसिकली देख तो लिया है कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। अब 3 महाद्वीपों में भी कहां तक फैला हुआ था? ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे यूरोप में फैला हुआ था, नहीं, यूरोप का थोड़ा एरिया, अफ्रीका का थोड़ा एरिया, एशिया का थोड़ा एरिया, तो उसमें फैला हुआ था। अब कौन कौन से एरिया में फैला हुआ था वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक समुद्र है जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हिस्सा था। अब बच्चे मैं आपको चैप्टर की जो पीडीएफ है उससे समझाता हूं, ध्यान से देखो, ये है ना, बिल्कुल आपको मिल जाएगी पिक्चर। तो ये देखो, इसमें ये बता रखा है, ये ऊपर वाला है हमारा यूरोप, ये नीचे वाला है अफ्रीका। देखो सहारा मरुस्थल लिखा हुआ है, आपको पता ही अफ्रीका में है। तो ये क्या है? ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है और इस तरफ है ना, ये दे नहीं रखा मैप में, बट इस तरफ है ना हमारा एशिया पड़ता है। तो ये बोला गया है कि हमारे यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक समुद्र है जिसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर। दिख रहा है ना, भूमध्य सागर कहा जाता है।
ओके। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? स्पेन, यहाँ पर स्पेन पड़ता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मोरक्को से ऊपर यहाँ पर स्पेन पड़ता है। तो स्पेन से लेकर हमारे सीरिया तक, सीरिया बेसिकली ये देखो दमिश्क लिखा हुआ है ना, डमेस्कस, आपको पता ही है कि हमारे सीरिया के अंदर पड़ता है हमारा दमिश्क यानी डमेस्कस। तो यानी हमारा जो यूरोप और जो हमारा अफ्रीका है उसके बीच में भूमध्य सागर पड़ता है, जो कि हमारे स्पेन से लेकर हमारे कहाँ तक, सीरिया तक फैला हुआ है। और उस पर उस टाइम, या जब उस पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया पर किसका कब्जा था? रोमन साम्राज्य का, यानी रोम साम्राज्य इस पर शासन करता था। ठीक है जी। चलो, उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियां राइन और डेन्यूब से होता था, और दक्षिण सीमा में सहारा नामक एक रेगिस्तान था, वो सीमा बनाती थी। मतलब जो हमारा, दोबारा से पिक्चर पे आ देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो यूरोप है, तो मैंने क्या बताया था, यूरोप का पूरा हिस्सा नहीं, तो आपको दो रिवर दिख रही होगी, एक तो ये राइन दिख रही होगी, दिख रही है राइन नदी, और ये डैन्यूब, तो यहां तक, यानी ये वाला, इसके नीचे वाला पूरा एरिया, और दक्षिण में सहारा मरुस्थल का एरिया, तो यानी ये वाला एरिया, इसके ऊपर वाला नहीं था। यहाँ पर ये अगर यूरोप के ऊपर जाओगे तो ये वाला एरिया नहीं था रोमन साम्राज्य में, बट ये वाला एरिया, ठीक है, यूरोप का ये वाला एरिया और अफ्रीका का ये वाला एरिया, ठीक है जी, नीचे वाला एरिया। आई होप ये क्लियर हो गया, यानी सहारा रेगिस्तान से का एरिया थोड़ा थोड़ा, और उसके ऊपर का एरिया, तो यानी उत्तर में राइन और हमारी डैन्यूब नदी के नीचे वाला एरिया, और सहारा रेगिस्तान मरुस्थल और उसके ऊपर का एरिया। ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपको पिक्चर से समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटिव है आपको हर एक चीज क्लियर करना। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये तो हमें समझ आ गया रोम साम्राज्य का। तो रोम साम्राज्य बेसिकली कहाँ तक फैला हुआ था? ये पूरा का पूरा रोम साम्राज्य था। ठीक है, यानी हमारे यहाँ से स्पेन से लेकर हमारे सीरिया तक भूमध्य सागर में पूरा फैला हुआ था, और साथ ही में हमारा डैन्यूब और राइन नदी के नीचे वाला इलाका और सहारा रेगिस्तान के एक तरह से कह सकते हो ऊपर वाला इलाका, पूरा का पूरा हमारा क्या था? हमारा रोम साम्राज्य था। अब सर रोम साम्राज्य तो बता दिया, बट टॉपिक का नाम तो सर आपने बताया था कि सर ईरान साम्राज्य भी है, तो ईरान साम्राज्य का भी बता दो। बिल्कुल बता देते हैं जी। तो आप देखो, दूसरी ओर जो कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका, और कभी कभी अफगानिस्तान पूरा आ रहा है ना, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया को आपस में बांट रखा था, यानी अधिकांश लिख सकते हो, दुनिया का अधिकांश हिस्सा आपस में बांट रखा था। ठीक है जी, पूरा तो नहीं। और जिसे चीन के लोग है ना ताचीन यानी पश्चिमी चीन कहा करते थे। अब इसका मैं एक मतलब बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ईरान कहाँ तक था, ठीक है, क्योंकि यहां तक ये तो पूरा पता चल गया सर, ये तो रोम था। अब है ना, आपको ये काला सागर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं ब्लैक सी। अब है ना, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आओ, तो ये देखो ब्लैक सी दिख रहा है, ब्लैक सी के ही साथ में थोड़ा सा इस तरफ आपका कैस्पियन सी पड़ता है, पर आपको इस पिक्चर में कैस्पियन सी दिखा नहीं रखा, इस तरफ पड़ेगा कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी का और उसके नीचे का जो एरिया था, और कभी कभी अफगानिस्तान का भी जो एरिया है, वो हमारे ईरान साम्राज्य का पार्ट था। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई थी, जो चीन के लोग हैं इसको क्या कहते थे? ताचीन। आपको याद रखना है कि चीन के जो लोग थे वो इन दो साम्राज्यों को क्या बोलते थे ताचीन, जिसका मतलब था पश्चिम। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक्चुअल में चीन के पश्चिम में ही, यानी इस वाले एरिया में ही हमारे ये ईरान और हमारा रोम साम्राज्य पड़ता था, तो इसलिए ये ताचीन कहते थे हमारे चीन के लोग हमारे इन दो साम्राज्य के एरिया को। ठीक है जी, चलो अब हम पढ़ेंगे साम्राज्य का आरंभिक काल, और इसके बारे में मैंने 3वीं शताब्दी बताया था, याद आ रहा है? तो देखो, रोमन साम्राज्य को दो ऐतिहासिक चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य। अब देखो मैं समझाता हूं। तीसरी शताब्दी यानी आप कह सकते हो क्या कहेंगे इंग्लिश में आप इसको, हाँ इंग्लिश में इसको कहेंगे एडी, ठीक है, और हिंदी में आपको पता ही है इसको कहते हैं शताब्दी। ठीक है, ये हमारी ईसवी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईसवी की बात हो रही है। अगर आपको ईसवी, ईसा पूर्व बच्चे अगर ये नहीं पता, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 समझ के आना बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप ये आज नहीं समझे ना, तो 12th में जाके ऐसे खिचड़ी पक जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं ये भी नहीं कह रहा, अगर आपने चैप्टर 2 क्लियर कर रखा है ना, वो लेखन कला और शहरी जीवन, अगर पूरा कवर कर रखा है, कहीं और से भी कवर कर रखा है, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूंगा जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसे ही देख लेना, वहां पर टाइम का बता रखा है, आगे करके देख लेना, बट मैं नहीं चाहता टाइम में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए। ठीक है, तो आई होप आप देखकर आ गए हो, यहाँ आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो बेसिकली रोम साम्राज्य जो तीसरी शताब्दी है ना, तीसरी शताब्दी से पहले का जो टाइम था उसको कहा जाता था पूर्ववर्ती साम्राज्य, और तीसरी शताब्दी के बाद के समय की जब हम बात करते हैं तो उसको कहेंगे परवर्ती साम्राज्य। ठीक है जी, देखो यही बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है उसी को हम रीड कर लेते हैं एक बार।
आपसे पूछा भी जाएगा कि रोमन साम्राज्य के इतिहास को दो चरणों में बांटा गया है, कौन कौन से दो चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी शताब्दी है जो पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य को बांटती है, तो वो है तीसरी शताब्दी। ठीक है जी। तो देखो, रोमन साम्राज्य में दो ऐतिहासिक चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य। तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक, यानी तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक, यहां तक के संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता है। यानी इससे पहले का जो भी टाइम है उसको पूर्ववर्ती साम्राज्य बोला जाता है, और तीसरी शताब्दी के बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है, यानी आगे को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना। अब जो हमारा रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में अंतर देख लेते हैं। एक तो पता ही आपको लड़ते रहते थे, और रोमन साम्राज्य की अगर बात करें ना, तो वो संस्कृति की दृष्टि में ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इसका मतलब है रोमन साम्राज्य के अंदर अलग अलग जाति के लोग, ठीक है, अलग अलग भाषा के लोग रहा करते थे, बट ईरान साम्राज्य में हमें ऐसी विविधता है ना थोड़ी कम देखने के लिए मिलती थी या मिलती ही नहीं थी। ठीक है, जैसे कि भारत है, भारत विविधतापूर्ण देश है, भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के लोग रहते हैं। तो वैसा ही रोमन साम्राज्य भी उस समय बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण था, बट ऐसा नहीं था ईरान के साथ। ईरान ज्यादा विविधतापूर्ण नहीं था, ये तो पहला हो गया। दूसरा, रोमन साम्राज्य में क्षेत्र और संस्कृति सरकार की साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है बात यह है कि जो पुराना हमारा जो हमारा ईरान साम्राज्य था ना, वहां के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, आप कह सकते हो। ठीक है, आप कैसे एक एंटिटी की तरह बिहेव नहीं करते थे। एक साम्राज्य अपने आप को कुछ लोग अलग मानते थे, कुछ लोग अलग। अब जैसे मैंने बोला कि वहां पर एक तो ईरान के अंदर आप देखोगे ज्यादा अलग अलग टाइप के लोग नहीं थे, है ना, और अगर दो अलग अलग टाइप के लोग थे भी तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे को अलग अलग समझते थे। बट ऐसा रोम साम्राज्य में नहीं था। रोम साम्राज्य में क्या था कि जो भी क्षेत्र थे और जो भी संस्कृतियां थी ना, वो सरकार के द्वारा साझी प्रणाली से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो सरकार उन पे कंट्रोल करके रखती थी। सरकार जो है वो अगर कोई मान लो स्कीम बनाई है, तो हर रोम साम्राज्य में रहने वाला हर एक पर्सन जो है वो स्कीम का फायदा उठा पाता था। ठीक है, तो वो एक तरह से इसी तरीके से जुड़े हुए थे, बट ईरान साम्राज्य में ऐसा नहीं था। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे मैंने अभी अभी बताया कि रोमन साम्राज्य में हमारी बहुत सारी भाषाएं थी, लैंग्वेज थी, कल्चर था, है ना। तो सर प्रशासन में कौन सी भाषा प्रयोग करी जाती है? जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पंजाब है ना, पंजाब में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पंजाब में कौन सी भाषा है प्रशासनिक के लिए? आप देखोगे पंजाबी। ठीक है, कर्नाटका में आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, है ना, केरला में आपको अलग मिलेगी, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज मिलेगी, है ना। एक बार एक बच्चे ने मेरे को तमिलनाडु से मैसेज किया। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेरे को लगता था कि तमिलनाडु में मतलब बाकी स्टेट में, जैसे मेरे को पश्चिम बंगाल से भी मैसेज आए थे बहुत सारे, तो मेरे को पहले लगता था कि यहाँ पर हिंदी जो है लोगों को कम आती होगी या नहीं आती होगी, बट उस बच्चे की हिंदी बहुत ही बढ़िया थी। तो उस बच्चे ने बोला कि सर मेरे को सिलेबस में दिक्कत आ रही है, वेबसाइट चेक करके बता दो, क्योंकि हमारा स्टेट बोर्ड है। अब मैंने जैसी वेबसाइट खोली ना, मतलब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरे सारी चीज़ें बाउंसर गई, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पूरी तमिल में थी, है ना। और मेरे को ये भी याद नहीं है कि तमिल था या केरला की थी, कर्नाटका की थी, ये भी ढंग से याद नहीं है, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज अच्छे से समझ नहीं पा रहा था मैं। तो मैंने बच्चे को सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी बच्चे। फिर मैंने एक दूसरे टीचर से बात करी। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर थे ना, तो मैंने कमेंट किया, क्योंकि उस टाइम चैनल की रीच अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सर आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो, तो मैंने उनका लिंक शेयर किया उनको। ठीक है, तो बेसिकली इससे अपने को ये पता चलता है कि अलग अलग भाषा तो बोली जाती है भारत में, बट स्टेट वाइज भी लैंग्वेज अलग अलग है ना। तो वैसे ही हमारे रोमन साम्राज्य की बात करें तो वहां पर कौन सी भाषा जो थी वो प्रशासन में यूज करी जाती थी, राजा वगैरह जो थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? तो मैं आपको बता दूं, साम्राज्य में अनेक भाषा बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन कार्य में केवल लातिनी और यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। सिर्फ लातिनी और यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी, ये 2 लैंग्वेज है, 1 नंबर में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे करते हैं हम शासन प्रणाली। अब शासन प्रणाली का क्या सिस्टम था, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 में, तो 0 से पहले 509 साल पहले, ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म से ओके यहाँ से ऐसे समझो आप, ईसा मसीह के जन्म से 509 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 27 साल पहले तक, यानी इस टाइम पीरियड तक है ना, हमारे रोमन साम्राज्य में एक शासन का एक तंत्र चलता था, शासन का एक सिस्टम चलता था, जिसको कहते थे गणतंत्र। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, गणतंत्र। इस सिस्टम में क्या होता था कि यहां पर है ना, ज्यादा पावर राजा वगैरह के पास नहीं होती थी, सारी पावर होती थी सेनेट के पास, सेनेट।
अब सेनेट क्या होते हैं सर, आपने तो एक नया वर्ड बता दिया। सेनेट का मतलब बेसिकली सारी की सारी पावर, जैसे मैंने आपको बताया गणतंत्र में क्या था, रोमन साम्राज्य के अंदर जो 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक जो गणतंत्र था, वहां पर सेनेट का सिस्टम चलता था। पावर सेनेट के पास थी, राजा के पास पावर इतनी नहीं थी। अब सर सेनेट का मतलब क्या होता है? सेनेट का मतलब वो लोग होते हैं, सेनेट के अंदर वो लोग शामिल थे जो हमारे रोमन साम्राज्य में जो बहुत अमीर लोग होते थे ना, है ना, जो अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वो बेसिकली मेन निर्णय लेते थे, ठीक है, और उन्हीं को सेनेट कहा जाता था। तो उस समय आप कह सकते हो गणतंत्र वाले टाइम में, जब तक गणतंत्र रहा हमारे, कहां पर, हमारे रोमन साम्राज्य में, तब तक सेनेट के पास ज्यादा पावर रही। ऑल दो 27 ईसा पूर्व है ना, 27 ईसा पूर्व के बाद ये सेनेट का सिस्टम खत्म हो गया और एक नया सिस्टम आ गया। अब वो नया सिस्टम कौन सा आया वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, बट पहले ये कवर करते हैं। और आई होप ये टाइम पीरियड वाला आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं आया दोबारा से बोलूंगा, प्लीज चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेना। ओके चलो, तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र 509 ईसा पूर्व, यानी 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक चला, यानी यहां से लेकर यहां तक चला। गणतंत्र एक ऐसी संस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता, मेन पावर, सेनेट नामक निकाय के पास होती थी। किंग भी था, राजा भी था, बट मेन पावर सेनेट के पास होती थी। सेनेट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सेनेट, ओके, सेनेट के पास थी। ओके जी, ये हमें क्लियर हो गया सर। अब सर सेनेट क्या होता है वो बता दो, डेफिनेशन एग्जाम में आएगी तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप, सेनेट एक संस्था का नाम था जिसमें कुलीन यानी अमीर लोग कह सकते हो, कुलीन वर्ग और अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवार का प्रतिनिधित्व था, यानी वही थे सेनेट के अंदर, बेसिकली मेन अमीर लोग ही थे। और रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातिनी में ज्यादातर लिखी मिलती है, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। अब सर, अब समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, चैप्टर के ऊपर आते हैं। एक वर्ड था वर्ष वृतांत, है ना, वर्ष वृतांत। मैंने आपको क्या बताया था, जो पुराने टाइम के रोमन साम्राज्य में जो अमीर अमीर लोग थे ना, वो वर्ष वृतांत लिखते थे। और वो कौन थे? वो ही लोग थे सेनेट, ठीक है जी। जो अमीर अमीर लोग होते थे वो पावर में भी थे और वो बुके भी लिखते थे, पढ़े लिखे थे तो बुके भी लिखते थे वो। चलो जी, आपको ये बात आपको क्लियर हो गई। उस समय पावर थी इनके पास अच्छी खासी। बट उसके बाद क्या हुआ, 27 ईसा पूर्व आ गया, और मैंने आपको बताया था 27 ईसा पूर्व के बाद गणतंत्र खत्म हो गया और एक नया सिस्टम आ गया, ठीक है, और उस सिस्टम को कहते हैं प्रिंसिपेट। चलो मैं समझा देता हूं मैं। तो 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, दत्तक यानी बड़ा वाला पुत्र, बड़ा बेटा, तो जूलियस सीजर एक राजा होता था। और आपको पता है 27 सीजर पूर्व में से पहले तो राजा के पास इतनी पावर नहीं होती थी, बट जूलियस सीजर का, यानी जो उस समय राजा था ना जूलियस सीजर, उसका जो बड़ा पुत्र था और जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था ऑक्टेवियन, ठीक है, ने उसका तख्ता पलट कर दिया, मतलब जूलियस सीजर को हटा दिया और खुद किंग बन गया और सत्ता अपने हाथों में ले ली, ठीक है, और अगस्टस के नाम से रोम का सम्राट बन बैठा, ठीक है। तो जूलियस सीजर के जो बेटे थे उनका नाम था ऑक्टेवियन, और ऑक्टेवियन ने अपने पिताजी को हटाकर वो खुद किंग बन गया और अपने आप को अगस्तस का नाम दे दिया, है ना, समझ गए आप बेसिकली। तो ऑक्टेवियन और हमारा अगस्तस सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब जब ये किंग बन गया तो उसने कहा जी इतनी मेहनत करी है मैंने, मतलब तख्ता पलट करा है, अपने पिताजी का तख्ता पलट किया है, और पता चल रहा है कि सारी पावर तो सेनेट के पास है। तो इसने क्या किया, सेनेट वाला सिस्टम हटा दिया और एक नया सिस्टम लेकर आ गया, प्रिंसिपेट। और प्रिंसिपेट वाला जो नया सिस्टम था उसके पास उसमें सेनेट के पास पावर नहीं थी। देखो यही बात लिखी हुई है, प्रथम सम्राट क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअल में प्रिंसिपेट के मेन जो किंग थे वो तो यही थे। इनसे पहले जो जूलियस सीजर था उनके पास तो पावर ही नहीं थी, सेनेट वाला सिस्टम था ना। तो जो प्रथम सम्राट इसलिए यहाँ पर लिखा गया, एक्चुअल में उनसे पहले जूलियस सीजर थे, बट उनके नाम की पावर थी, आपको पता ही है, गणतंत्र था, बट मेन पावर हमारे अगस्तस के पास आई बाद में, तो इसलिए इसको प्रथम सम्राट लिखा गया है। तो प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया था कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक, लातिनी भाषा में प्रिंसेप है, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है कि हमारा जो अगस्तस था वो 27 ईसा पूर्व के अंदर जो किंग बन गया था, ठीक है, और इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, प्रिंसिपेट कहा जाता था। ओके जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। और जो हमारा अगस्तस था ना, उसने जो ये प्रिंसिपेट स्थापित किया था उसके अंदर क्या था, मेन पावर हमारे अगस्तस के पास थी, ठीक है। और अगर ये प्रिंसिपेट का मतलब ही होता है प्रमुख नागरिक, देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा,
प्रिंसिपेट का मतलब ही लातिनी भाषा में प्रिंसिपेट का मतलब ही होता है प्रमुख नागरिक जिसके पास मेन पावर होती है। तो हमारे अगस्तस के पास मेन पावर थी। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम सेनेट की हालत देख लेते हैं। सेनेट की हालत क्या थी जब हमारा अगस्तस बन गया था किंग। तो देखो, सेनेट द्वारा लिखी गई पुस्तक, मैंने आपको बता ही दिया ये सेनेट ही पुस्तक लिखते थे। तो सेनेट द्वारा लिखी गई पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वह सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। ठीक है, अच्छा व्यवहार रखते थे तो सेनेट अच्छी बातें लिखेंगे, है ना, बुक में। बुरा व्यवहार करते थे तो बुरी बातें लिखते थे। तो किस तरह वो सेनेट की तरह बिहेव करता था उसी से तय किया जाता था कि किंग अच्छा है या बुरा है। ठीक है, सबसे बुरे सम्राट वह माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। हमारे अगस्तस को भी अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि आपको पता है उसने तो सेनेट की पावर को कम किया था, तो हमारे सेनेट है ना उनसे खुश नहीं थे। बड़ा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब अगस्तस तो करता धरता है, वही मेन पावर है उसके पास। ठीक है, तो देखो, कई सेनेट गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे। उनको पता था गणतंत्र युग में तो हमारे मजे थे, क्योंकि हमारे पास ही मेन पावर थी। बट उसके बाद क्या आ गया, प्रिंसिपेट वाला सिस्टम आ गया, अगस्तस लेकर आ गया, और उसके बाद पता है फिर बहुत बुरा व्यवहार होने लगा सेनेट के साथ। और कई सेनेट सोचते थे कि यार काश हम पुराने वाले टाइम में चले जाएं, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह पता था कि यह असंभव था, मतलब यह हो नहीं सकता था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, राजा के बारे में, ठीक है, और रोमन साम्राज्य में राजा के बारे में थोड़ा बहुत देखा, ओके, और सेनेट के बारे में थोड़ा बहुत देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखो पूछा जाएगा डायरेक्ट कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन प्रमुख खिलाड़ी या तीन प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला अंग सम्राट, बता ही चुका हूं, किंग। ओके, दूसरा था सेनेट यानी कुलीन वर्ग, अमीर लोग जो बुके लिखते थे, और तीसरी थी सेना। अब सेना के बारे में है ना हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले तो मैं आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया तभी आप सेकंड पार्ट पे जाना। मैं अपलोड करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेकंड पार्ट का लिंक, बट क्वेश्चन सुनो अब मेरा। सबसे पहले तो आपको मेरे को यह बताना है कि 27 ईसा पूर्व में जो नया सिस्टम आया था उसको क्या कहा जाता था, और 27 ईसा पूर्व से पहले जो शासन का सिस्टम था उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ, प्रशासन के अंदर हमारे रोमन साम्राज्य के प्रशासन के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ, रोमन साम्राज्य के पड़ोस में कौन सा साम्राज्य था। ये तीन क्वेश्चन आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यार हमारा एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है मेन पॉइंट टेक। यहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम अब 11th में हो गए, हम थोड़ा बहुत अर्न भी करना चाहते हैं, जॉब नहीं कर सकते वो तो सिंपल सीधी बात है, बट हम ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कि आप अपनी अर्निंग भी मैंने बता रखी है। देखो मैंने एक वीडियो से $155 कैसे अर्न किए वो भी बता रखा है। यूट्यूब से आप डायरेक्टली दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, और साथ में मेरी इस मेन पॉइंट टेक की कितनी अर्निंग है, फर्स्ट पेमेंट कितनी थी वो भी मैंने बता रखी है। जैसे मैंने बताया, इसमें मैंने ये भी बता रखा है कि आप फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो। देखो फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो, मैंने वेबसाइट की अर्निंग भी बताई होगी आपको। और साथ ही में मैंने ये भी बताया कि मोबाइल से आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो और फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पर कैसे डाल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सर हम अपना फेस शो नहीं करना चाहते, तो फेस शो ना करके अगर यूट्यूब पर पैसे कमाने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जी आप क्या करो, आप ऐसी वीडियो बनाओ जो एनिमेटेड हो। बहुत व्यू भी बहुत तगड़े आते हैं, रीच भी देखो, इसकी रीच भी देखो, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, तो देखो रीच देखो, है ना। तो आप ऐसी वीडियो बनाकर अर्न कर सकते हो। बाकी अगर आपको नोट चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, और कमेंट करना। अगर मैं आपको लगे कि सर आप ऐसे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो वो इंप्रूवमेंट भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए मैं बता चुका हूँ कि आप वेबसाइट पे जा सकते हो, मेन पॉइंट स्टडी नाम की हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो सीधा गूगल पे लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जब आप नोट्स डाउनलोड करने जाओगे तो वहाँ पर डायरेक्टली पीडीएफ दे रखी है, और आप अगर हमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहो, क्योंकि आप भी तो देखो नोट्स फ्री है, बट एक टाइम आने पर शायद मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं उस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना वैसे वैसे उसकी सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो देखो ये मैटर नहीं करता कि आपका सपोर्ट कितना छोटा है कितना बड़ा है, ठीक है, बट सपोर्ट मैटर करता है, जिससे मेरे को पता चल रही है कि हाँ यार बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को अपना एफर्ट 100% रखना है।
ठीक है। और बाकी इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का तरीका ये है कि जब आप वेबसाइट पे जाओ, आपको ऐड मिले, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में।